अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। गुड मॉर्निंग किरण। गुड मॉर्निंग मोहम्मद। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम। हम आ गए नए दिन के साथ आपके सामने। चलते हैं, साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। सारा यहीं खड़े होकर हम बाहर का मंजर थोड़ी देखेंगे, वरना मैं कहता है वो चिड़ियाँ जो है ना चहचहा रही हैं। चुग गई खेत वाली बात तो ना करेंगे आप। हाँ, बातें करते हैं। आज बहुत वक्त है हमारे पास, हम तसल्ली से खड़े बातें कर रहे हैं। टाइम ही नहीं हो रहा, नया दिन का टाइम ही नहीं हो रहा। इतना पहले हम पहुंच गए थे। हम गप्पे शप्पे लगाए जा रहे हैं और बस बातें करते चले जा रहे हैं, मजा आ रहा था। खैर एनीवेज, नया दिन का आगाज हो चुका है, तो जरा सा मुस्कुराइए और कॉफी पीजिए। कॉफी भी पीजिए। हमारी कहाँ है? नहीं है। आती होगी। ये देखिए, ये मैंने होशियारी है। ये इन्होंने मैसेज दिया, खुफिया पैगाम इन्होंने दिया है कि इस तरह से कॉफी कम से कम आ जाए। अभी ना हम दोनों जब मिले, बात की सुबह, तो मुझसे किसी ने पूछा बड़ी होशियारी के साथ, बस ये हंसना मुस्कुराना सामने ही सामने, या वैसे भी आपके मरासिम आपस में इतने ही अच्छे हैं? कभी कभी इख्तिलाफ राय हो जाता है मेरा और शुएब का, लेकिन कोई बात नहीं है। हम फिर भी अच्छे से बात करते हैं, है ना, ऑफ कैम भी ना। यस, और करना भी चाहिए। और जनरली घरों में भी हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा हम सबके सामने कर लेते हैं, लेकिन व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग लव तो फिर हम कहते हैं नहीं बच्चे हैं या नहीं फैमिली है। ऐसा क्यों है? ये आज का मेरा सवाल है। जब हम प्यार मोहब्बत की बात सामने नहीं करेंगे, सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात करेंगे, तो फिर हम सिखा क्या रहे हैं, फिर हम बता क्या रहे हैं, फिर उसका असर क्या होगा बच्चों पर? और तारीफ करना, हौसला अफजाई करना, ढारस बंधाना, उम्मीद दिलाना, ये सारी बातें, ये सारी अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे के गिर्द ही घूम रही हैं। झूठ ना बोले, झूठी आस ना दिलाएं, लेकिन तारीफ ज़रूर करें, मोटिवेट ज़रूर करें। और अगर आप अपने बच्चों के सामने अपनी लाइफ पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर की तारीफ कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि आप अच्छी लग रही हैं, आपने ये बात बहुत अच्छी की, आपने खाना बहुत अच्छा पकाया, या खातून कह दे वक्त पर आकर आपने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और ये कदरे बेहतर होगा, बल्कि बहुत बेहतर होगा। वाकई शुएब दुरुस्त कह रहे हैं, उस सब से बच्चों के सामने लड़ा जाए या उनके सामने एक दूसरे को मुखातिब करने के लिए पहले गुस्से का इजहार करें, भवे से कोड़ लें, जोर जोर से सांस लें, इससे बहुत बेहतर है। बहुत कुछ बहुत बेहतर है, बहुत कुछ बहुत बेहतर हो सकता है। आपके सामने ये सारे मौज़ूआत लाएंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज की जानिब जाएंगे। कराची की निजी यूनिवर्सिटी में गैर अखलाकी मौज़ूआत पर असाइनमेंट्स का इंकशाफ। तालिब इल्म असाइनमेंट के खिलाफ अदालत पहुंच गया। जामियात में मॉनिटरिंग निज़ाम बनाने का मुतालबा कर दिया। टीचर शुमाइल मुराज का कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। कराची में पब्लिक बसेस फराहम करना सिंध हुकूमत के बस की बात नहीं। 10 साल में फराहम की गई 10 बसेस का मंसूबा भी अदम तवज्जुही का शिकार। कंपनी इंतजामिया का ताउन न मिलने पर माहाना लाखों रुपए नुकसान का दावा। क्या मजहब शौहर को बीवी पर हल्के फुल्के तशद्दुद की इजाजत देता है? सोशल मीडिया पर कतरी शख्स की वीडियो ने नई बहस छेड़ दी। पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती काउंसिल पहले ही इस तजवीज की मंजूरी दे चुकी है। और पाकिस्तान के लोक मौसीकी के मैदान में खुशगवार इजाफा। आवाज भी वही, अंदाज भी वही। जूनियर आबदा परवीन कहलाने वाली गुजरांवाला की तहसीन सकीना ने घरोली गाकर मद्दाहों के दिलों पर राज कर लिया। तो जनाब, नया दिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात होगी उस रिश्ते की जो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान होता है, और ये बुनियाद होता है किसी भी स्टूडेंट के करियर में, उसकी ज़िंदगी में, कि वो किस तरह से आने वाले दिनों में अपने फैसले करेगा। छोटे छोटे से इम्तिहान होते हैं, छोटी छोटी सी आजमाइशें होती हैं, और ऐसे में टीचर को स्टूडेंट का पता चलता है और स्टूडेंट को टीचर के बारे में। दुनिया की आगे ही असाइनमेंट से जुड़ी, लेकिन कराची की यूनिवर्सिटीज़ में असाइनमेंट्स के नाम पर ये क्या हो गया? गैर इखलाकी मौज़ूआत बतौर असाइनमेंट दिए गए, ऐसा इंकशाफ हो गया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म इसीलिए तो टीचर की शिकायत लिए आगे बढ़ा, और फिर इस असाइनमेंट के खिलाफ उसे अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और उसने मकामी अदालत में जो दरख्वास्त दायर की है, उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत की जानिब से मॉनिटरिंग का निज़ाम मुरतब किया जाए। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाएंगे। कराची की जामियात में क्या हो रहा है? असाइनमेंट्स के नाम पर तलबा को क्यों हिरासा किया जा रहा है? क्योंकि निजी यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म वालिद का रुतबा रखने वाले उस्ताद के खिलाफ अदालत पहुंच गया। सुबान जावेद नामी तालिब इल्म ने संगीन इल्जाम लगाया कि टीचर शुमाइल मोराज तलबा और तालबात को गैर इखलाकी असाइनमेंट्स करने पर मजबूर कर रहे हैं।
साथ ही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामी मुआशरे में गैर अखलाकी मौज़ूआत पर असाइनमेंट्स नाकाबिल कबूल हैं। उस्ताद शुमाइल मोराज को गैर अखलाकी सरगर्मियों पर बरतरफ किया जाए। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया कि सूबाई हुकूमत और HEC मामले पर कार्रवाई करे, क्योंकि इस तरह के असाइनमेंट से तलबा और तालबात में बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। ऐसे मामलात की रोकथाम के लिए हुकूमत को मॉनिटरिंग का निज़ाम मुरत्तब करना चाहिए। और इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं डॉक्टर खालिद इलाकी, आप सरबराह हैं शोबा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कराची यूनिवर्सिटी के। सर वेलकम टू नया दिन। और साथ साथ सोनिया शहजाद हमारी नुमाइंदा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। सोनिया, इस तमाम तर मामलों को आप कवर करती आई हैं, मैं चाहूँगा एक ओवरव्यू दीजिएगा। अब चूंकि मामला अदालत में पहुंच चुका है, उससे पहले का तमाम तर मामला, असाइनमेंट्स का मामला और इस स्टूडेंट की शिकायत, क्या रिपोर्ट किया आपने? कहाँ से हुई थी ये भी बताएं। आपको पता है कि टीचर का स्टूडेंट का रिलेशन कैसा होता है, वो तमाम तरह अखलाकियात जो हमें जिंदगी में आगे फॉलो करनी होती है, वो हम अपने उस्तादों से ही सीखते हैं। स्कूल से, फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी का एक लेवल आता है। निजी यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग स्टूडेंट्स को कुछ इस किस्म के असाइनमेंट दिए गए एक टीचर की जानिब से, जो कि उनकी एक पर्सनल प्रोडक्ट। उन्होंने कहा कि इस पर्सनल प्रोडक्ट की सेल के लिए आपको मुख्तलिफ गैर अखलाकी जो है वो पोस्टर्स बनाने, और उन पोस्टर्स को ना सिर्फ बनाने बल्कि उनको उसके बाद सोशल मीडिया के पेज पे अपने रोल नंबर और जो है अपनी आईडी के साथ जो है वो आप पेस्ट करेंगे, वहाँ पर पोस्ट करेंगे और उसके मुताबिक आपको नंबर मिलेंगे। 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे इस क्लास में मार्केटिंग की। उनमें से 49 स्टूडेंट्स ने तो उस पर अमल किया और ये सब तमाम काम उन्होंने किया क्योंकि उन्हें नंबर्स भी चाहिए थे। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको ऐसा लगा कि ये एक बहुत गैर अखलाकी हरकत है। यकीनन किरण वो पोस्टर्स शायद स्क्रीन पर दिखाने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि कल से मैं मतलब हमने वो पोस्टर्स देखे, जब स्टूडेंट ने हमें पोस्टर दिखाया और उसके लॉयर ने हमें वो पोस्टर्स दिखाए, तो यकीनन अंदाजा हुआ कि उन पोस्टर्स को तो देखना ही एक अजीब चीज है, उस पर काम करना स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल होगा। स्टूडेंट्स में से फिर शुमाइल के खिलाफ एक स्टूडेंट जो है वो एक स्टूडेंट कोर्ट गया। कोर्ट में अब कल जो उनकी पहली हियरिंग हुई, जिसमें कहा गया कि इस किस्म के रूल्स बनाए जाएं कि टीचर्स इतने ज्यादा यूनिवर्सिटीज के आजाद नहीं होने चाहिए कि जो दिल चाहे स्टूडेंट से, चाहे वो उनकी पर्सनल प्रोडक्ट हो या कोई पर्सनल काम हो, उस पे जो है वो एक तो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। उसके अलावा जामियात में इतना मरबूत निज़ाम मौजूद होना चाहिए, ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि स्टूडेंट नंबर्स के नाम पे ब्लैकमेल ना हो, एटलीस्ट उन्हें निराशा ना किया जाए कि वो अगर इस तरह के पोस्टर्स नहीं बनाते। सोनिया, ये असाइनमेंट देने के बाद, स्टूडेंट से इतनी मुशक्कत करवाने के बाद, क्या किसी भी लेवल पर उस्ताद का ये बात उनकी तरफ से सामने आई कि उन्होंने बच्चों को ये बताया कि मैंने एक मेंटल एक्सरसाइज कराई है, मैंने एक आजमाइश आपको दी थी और अगर आप इसको अपने तौर पर करना चाहते तो कैसे कर सकते थे? अगर ऐसी कोई आगे से डिमांड रख देता है तो अब आप उसको भी पूरा करें, डेडलाइन को भी मीट करें और अपने हिसाब से करें। कुछ ऐसा सिखाया आगे से उन्होंने? मेरी बात हुई स्टूडेंट्स से, उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट्स को उन्होंने बताया कि आपको फेसबुक पेज पर जाएं और आपके लिए एक जो है वो मौजूद है चीज कि आप उसको देखते हुए अपने असाइनमेंट्स बनाएं और आपको उसी चीज को कॉपी करना है। यानी एक सैंपल से मुतालिक उन्होंने जिक्र किया। सही सोनिया, साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं शुमाइल मुराद साहब। शुमाइल साहब, क्या मामला है? एक तालिब इल्म ने इल्जाम आयद किया कि आपने कुछ नामुनासिब असाइनमेंट्स बनवाए थे और इस मामले को लेकर वो तालिब इल्म अब कोर्ट चला गया है, क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? मैं ये कहता हूँ कि ये स्टूडेंट गलत है। मैंने ना कोई असाइनमेंट इस तरह का दिया है। लॉट ऑफ द असाइनमेंट्स that were done basically were created by him himself. My assignment basically learn how to understand digital media and understand basically how business is done. ठीक है ना? और ये अगर स्टूडेंट ने ये इसलिए कहा कि तो मेरे को देख एक स्टूडेंट था जो नालायक था और पढ़ता नहीं था. He wasn't doing his course and therefore he failed. ठीक है ना? And आप एक काम करें, इसका जो फाइनल पेपर है, तो मैंने भी नहीं करेक्ट किया था, वो मेरे असिस्टेंट ने किया था, जाके उसकी मार्क्स देख लें, उसने आधा पेपर ब्लैंक छोड़ के आ गया. So he did not fail because of the not doing the assignments. He failed because he did not do in this paper. And normally क्या होता है कि sometimes student blackmail. तो एक बार long time ago indirectly दूसरे लोगों से मुझे threats भी कराए, तो मैंने seriously नहीं लिया because मुझे पता था ये anonymous threats will come to us. एक बार my wife got anonymous threat. So I don't know कि किसने कराया, I don't know. But again मैंने इसको इसलिए seriously नहीं लिया because ये पहले भी इस तरह चीजें होती हैं. ठीक है ना? So what I'm just trying to tell you is that at my end, मेरी तरफ से मैंने सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत डेडिकेटेड पढ़ाया है, दिल से पढ़ाया है, उनको
सर इससे पहले सोनिया भी हमें बता रही थी, और वो जो पोस्टर्स हैं वो दिखाए भी नहीं जा सकते। जो स्टूडेंट्स क्लेम करें कि पोस्टर आपने बनवाए थे, सैंपल आपने दिया था, तो ये असाइनमेंट वाकई आपने दी थी? कोई कम नहीं है। मैं 3-4 चीजें बनाता हूँ, 4-5 चीजें बनाता हूँ, और वो भी जो असाइनमेंट ये था कि भाई आप मार्केट रिसर्च करो और आप अपनी तरफ से क्रिएटिव एड बनाओ, ठीक है ना। तो क्रिएटिविटी में आई डोंट मेक द थिंग, ये लोग खुद बनाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सी चीजें उन्होंने खुद की है। बहुत सी जो एड्स है ना, अब जब एक बंदा कुछ चीज हो सकता है, मेरे कंट्रोल में बहुत सी चीजें नहीं होती है। सिर्फ समवन मेक्स एन एड, तो मैं अगर आप कल चाहो कि आपने कोई चीज मेरे नाम से बना के पोस्ट कर दी, ऑल आई कैन डू इज टेक लीगल रिकॉर्ड। अगर 10 लोग करें तो मैं किस चीज के पीछे भागूंगा? तो बहुत सी चीजें जो है ना, बेहुदा चीजें, ये चीजें, ये मैं अपनी एक बात क्लियर कर दें, क्या एक ही स्टूडेंट ने जिसके आपके खिलाफ दरखास्त दायर की है, क्या एक ऐसा ही स्टूडेंट है? जहाँ तक मुझे पता है एक ही है। अगर ये 10 लोगों को बोलेगा कि भाई मेरे साथ आके करो, तो अभी तक तो एक है। अब ये ऑब्वियसली मेरे अगेंस्ट लॉबिंग कर रहा है, तो हो सकता है एक को 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, आई डोंट नो। और ये फरमाइएगा कि आपने इस वाकये के बाद यूनिवर्सिटी छोड़ी थी, थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे आप? नहीं, मैंने अक्टूबर में रिजाइन किया था। अच्छा, वो उसके बाद मामला ठंडा था, उसके बाद ही आपने किया था? ये सारी गुफ्तगू थी हमारी जो टीम है नया दिन की। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इस स्टोरी के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी ब्रीफ हमारे सामने हो, ताकि हम उस ख्याल को थोड़ा सा क्लियर कर सकें कि आखिर हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए और अब आगे होगा क्या। इसी सब के ऊपर बात करने के लिए अब हम ना इस मामले को एक और रुख पर लेकर जाएंगे। क्या होना चाहिए वाली बात, आपसे बेहतर कोई शख्सियत नहीं है इसके ऊपर बात करने के लिए। ये फरमाइएगा, ये प्रमोशंस का और मार्केटिंग का दौर है, और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया मुझे चाहिए। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि ये शायद उसके लिए भी एक थोड़ी सी आजमाइश थी। लेकिन क्या ये जायज़ है? क्या ये इस तरह होता है कि कोई भी मौसूफ अपने स्टूडेंट को इस तरह के मौज़ूआत दे दें और मामला फिर इसके बाद में इतना बिगड़ता चला जाए? पहली बात तो ये है कि असाइनमेंट कोई भी हो, उसका मकसद है लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करना। अब अगर कोई टीचर किसी तालिब इल्म को कोई असाइनमेंट देता है तो ये यकीनन कंसिडर की जाती है कि वो इथिकल बाउंड्रीज को क्रॉस ना करे। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, तो उसके मुताबिक असाइनमेंट दी जाती है। और मुझे इस केस के बारे में तो नहीं पता, मगर असाइनमेंट दोनों ही मिल के तय करते हैं। सही। उस्ताद बताता है कि ये मौजू हो सकता है, तालिब इल्म उसके ऊपर बात करता है, और जब तालिब इल्म एग्री हो जाता है बाय एंड लार्ज, फिर वो उसको असाइनमेंट के ऊपर काम करता है। सही। तो पहली बात तो ये कि कोई उस्ताद फोर्स नहीं कर सकता किसी भी तालिब इल्म को कि वो स्पेसिफिकली इस मौजू पे काम करे। सही। अभी आपके इंट्रोडक्शन में मैंने सुना कि कानून नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ओके। कवानीन मौजूद हैं, मैकेनिज्म मौजूद हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उन मैकेनिज्म को इस्तेमाल कैसे करते हैं। राइट। मिसाल के तौर पे HEC की एक पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं टीचर्स इवैल्यूएशन रिपोर्ट। यूनिवर्सिटीज़ में हर 6 मंथ के बाद उस सेमेस्टर के हवाले से टीचर्स की इवैल्यूएशन होती है, जिसमें 19 सवालात हैं जो कि कंटेंट के हवाले से, इथिकल वैल्यूज़ के हवाले से, उसकी पंक्चुअलिटी के हवाले से। कवानीन मौजूद हैं। इसमें स्टूडेंट्स की राय भी होती है? स्टूडेंट ही इवैल्यूएट करते हैं। स्टूडेंट्स ही इवैल्यूएट करते हैं। वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स को देते हैं, वो अपना नाम नहीं लिखता। ओके। ठीक है, ताकि वो ये ना हो कि किसी उस्ताद को अगर अपनी रिपोर्ट पता चले तो वो किसी को टारगेट करे। और डायरेक्टली HEC को जाता है। HEC की रिक्वायरमेंट है कि हर यूनिवर्सिटी टीचर्स इवैल्यूएशन रिपोर्ट को अपनाए, और इसके बुनियाद पर उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी बढ़ती है। अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पे क्लियर कीजिएगा। एक तो ये कि जो हमारा जो इस मामले में सारा रिसर्च हुआ कि ये बहुत पॉपुलर टीचर थे, इनकी पसंदीदगी भी अच्छी खासी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको वहाँ पर जानते हैं। उसके बावजूद ऐसे वाक़े का हो जाना, फिर उस स्टूडेंट की कम इल्मी है
या ऐसा स्टूडेंट कहाँ जाए, क्या करे? ये या तो इसको स्टूडेंट को ठीक से रास्ते पता नहीं थे कि इनको अपनी बात उठानी कैसे चाहिए थी, दूसरी ये कि ये माहौल कि वो सारे मामला सबको छोड़कर यूनिवर्सिटी से बाहर गए और उन्होंने जाकर अदालत का दरवाजा खटखटा लिया, उन्होंने लॉयर कर लिया। ये दोनों अलग अलग मामले, आप इनको कैसे देखते हैं? पहले तो मैं समझता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक तो मैंने आपको टीचर्स इवैल्यूएशन रिपोर्ट बताई, इसके अलावा अगर किसी शागिर्द को, किसी तालिब इल्म को कोई प्रॉब्लम है तो पहला रास्ता उसका यह है कि अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को रुजू करे और अपने मसाइल को बताए कि मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये अक्सर सवाल होता है कि भाई उस्ताद जो है वो किसी भी तरीके से तालिब इल्म को सज़ा देगा, उसकी मार्किंग कम कर सकता है। उसकी भी एक मैकेनिज़्म है। अगर मैं अपने नंबर से मुतमईन नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि किसी उस्ताद ने किसी भी वजह से मुझे मार्क्स कम दिए, तो मैं एक सिंपल सी दरख्वास्त चेयरपर्सन को लिखता हूँ, राइट, और वो चेयरपर्सन की जिम्मेदारी है कि 3 रुकनी कमेटी बनाए और उस असाइनमेंट को या वो उस स्क्रिप्ट को री-इवैल्यूएट करे, और अगर उसकी मार्किंग बढ़ती है तो वो मार्किंग जो है वो इंक्रीज करके उसको फायदा मिल जाता है। तो ये इस केस में जब वो स्टूडेंट ये क्लेम कर रहा है कि मुझे फेल किया गया, असाइनमेंट सेम थी, क्या एक असाइनमेंट से एक स्टूडेंट फेल हो जाता है एक सेमेस्टर में? क्योंकि प्रेजेंटेशन भी तो होती है, कुछ एग्जाम्स भी तो होते हैं। जी, डिपेंड करता है कि कंपोनेंट्स कितने हैं। ओके, ठीक है, और उसकी वेटेज कितनी है? मिसाल के तौर पे 50% हम रिटन एग्जामिनेशन रख लेते हैं, ओके, से 20% प्रेजेंटेशन की रख ली, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के हवाले से। तो ये नामुमकिन सी बात है कि सिर्फ असाइनमेंट का कंपोनेंट इतना बड़ा हो कि वो फेल हो जाए। और दूसरा, जिस तरह हमने देखा रिपोर्ट में भी, फेसबुक पर अपनी असाइनमेंट को पोस्ट करना विद नेम, विद सेमेस्टर, विद रोल नंबर, ये होता है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है क्या? मार्केटिंग का सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें कोई हर्ज नहीं। फेसबुक के ऊपर शेयर नहीं की जा सकती। तो ये चाहे आप कानूनी तौर पे कहें, चाहे आप इखलाकी तौर पे कहें, वो जो रिसर्च है वो तालिब इल्म करता है और वो रिसर्च इवैल्यूएशन के लिए उस्ताद को देता है। सही। फेसबुक के बुनियाद पर इवैल्यूएट नहीं हो सकता। क्या हो सकता है वो राय जानना चाह रहे हो कि फेसबुक पर राय क्या आती है उस पोस्ट पर? राय के लिए फेसबुक फोरम नहीं है। ओके, हम रिसर्च ग्रुप बना लेते हैं, राइट, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, बेसिकली रिसर्च व्हाट्सएप ग्रुप होती है, और उसके अंदर हमें सबको पता था कि कौन मेंबर होगा। अभी जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने, टीचर ने कहा कि मैंने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दी और मैंने कहा कि आप जाएं खुद रिसर्च करें कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आपके मार्केटिंग के ऊपर ओपिनियन क्या आती है लोगों से। शायद स्टूडेंट्स ने इस वजह से भी कर लिया, लेकिन ये तब भी ये उतनी मुनासिब बात नहीं है। मेरे ख्याल से आसानी से वो कर गए। जब आप असाइनमेंट देते हैं तो सर्टेन गाइडलाइंस भी देते हैं। तो ये नहीं है कि मैंने आपसे कह दिया कि जाओ ये असाइनमेंट करके ले आओ, नहीं, मैंने उस तालिब इल्म को गाइड भी करना है, उसकी डायरेक्शन भी मैंने लेट डाउन करनी है और उसकी बाउंड्रीज भी मैंने लेट डाउन करनी है। तो असाइनमेंट के साथ सुपरविजन अगर मैं दे रहा हूँ, उस्ताद हूँ और मैंने असाइनमेंट दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको सुपरवाइज करूँ और सुपरवाइज विद इन द लिमिटेशंस। सही। लेकिन अब सारा मामला ये बना है कि टीचर ने ऐसी बात क्यों की। सोबान बहुत गुस्से में थे, फिर इसीलिए वो वकील के पास भी पहुंच गए। तो इन स्टूडेंट के वकील उस्मान फारूक ये क्या कहते हैं ये भी जानिए। ये कहते हैं इनके पास सारे सबूत मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि जिस टीचर ने ऐसा किया या जो टीचर्स भी ऐसा करें उनके खिलाफ एक्शन हो। बच्चों को ये असाइनमेंट दिया था कि इंतहाई फहश किस्म की जो है तस्वीर जो है फेसबुक के ऊपर डालने के लिए कहा गया, डालें और उस बुनियाद के ऊपर जो है उनको पास किया जाएगा। तो जो पेटिशनर है जिनका नाम सोबान है, उन्होंने ये किया कि इनकार किया क्योंकि वो मवाद जो है इंतहाई फहश है और उसके अंदर वो डाला नहीं जा सकता था, तो उस बुनियाद पर उसको जो है फ़ेल कर दिया गया। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो उनकी जो साइट है उस पर रूल नंबर के साथ उन स्टूडेंट्स के नाम भी मौजूद हैं, वल्दियत भी मौजूद है, अपनी आईडी भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ों का मौजूद होना इस बात का सबूत है कि तमाम स्टूडेंट्स से काम करवाया गया है। इस सारे मामले पर हमारी नजर है, बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ज़रा वो भी दे दें नया दिन के नाजरीन को, समा के नाजरीन को। और माड़ा से खबर, जहां मकरान कोस्टल हाईवे, यहां नामालूम अफराद ने फायरिंग की और 14 अफराद की जाने गई। और माड़ा से फायरिंग का वाक़या रिपोर्ट हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। यहाँ बस से उतारकर फायरिंग की गई है और मुसाफिरों की जान ली गई है। मकरान कोस्टल हाईवे, यहाँ नामालूम अफराद ने फायरिंग की। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे आसिम खान से। आसिम खान, इस खबर की क्या तफसील सामने आ सकी? बहुत अफसोसनाक वाक़या है।
जी बिल्कुल, मकरान के कोस्टल हाईवे पर बजीटॉप के मकाम पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने बसों से उतारकर मुसाफिरों को कत्ल कर दिया है। लेवीज हुकाम के मुताबिक 14 अफराद हैं जिन्हें उमाड़ा के मुकाम पर बसों से उतारकर कत्ल किया गया है। ये वो मुसाफिर हैं जो कराची और गवादर के दरमियान चलाई जाने वाले बसों में सवार थे और इन्हें शनाख्त करके उसके बाद कत्ल किया गया है। जो जाबाक अफराद उनमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है, जबकि जो 2 एहलकार हैं वो मौके से भागने में भी कामयाब हो गए हैं। तमाम लाशों को इस वक्त उमाड़ा के नेवी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनकी शनाख्त का अमल भी जारी है। इब्तदाई जो मालूमात हासिल हुई उसके मुताबिक हमलावर जो थे वो FC की यूनिफॉर्म में मलबूस थे और तकरीबन 20 से 25 के करीब हमलावर थे जिन्होंने मुसाफिरों को बसों से उतारकर कत्ल किया। सिक्योरिटी पुलिस की जानिब से वाक़े के फौरन बाद इलाके में सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। और इससे पहले जब हम बात कर रहे थे जिस मौजू पर, उसी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, इतना सारा मामला हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई, एक टीचर का और एक स्टूडेंट का रिलेशन वो कहीं भी नज़र नहीं आया इस सब में। ऐसा लगा पहले दिन से कहीं ना कहीं कुछ बहुत प्रॉब्लम था। ये भी तो टीचर को एक इस बात का भी तो लिहाज रखना चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी में ये एक स्टूडेंट था, तो मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट को संभालना इतना मुश्किल था। पहली बात आपने जो बात कही कि लिहाज रखना चाहिए था, अगर रखते तो कोर्ट तक नहीं जाते। पहली बात तो ये। जो वकील साहब ने बात की, मुझे उस पर थोड़ी सी मैं एक बात कहना चाहूँ। मैं किसी तालिब इल्म को फोर्स नहीं कर सकता कि आप ऐसी ही तस्वीर बनाओ। और सवाल ये है कि तस्वीर बनाने से पहले वो तालिब इल्म इनकार कर सकता था। ये बात समझ में नहीं आई। तस्वीर बनाने के बाद, असाइनमेंट देने के बाद वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहा है। और 4-5 महीने। मैं यही बात कह रहा हूँ। अगर तो मैं ये काम, मैं समझता हूँ कि ये अखलाकी तौर पे ठीक नहीं है और मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो मैं इनकार कर दूंगा, या मैं डिफरेंट फोरम में जाऊंगा कि मुझसे ज़बरदस्ती ये काम कराया जा रहा है। तो वो काम जो कि आप मुझसे कराना चाहते हैं, वो ज़बरदस्ती मैं करके प्रोड्यूस भी कर दूं और फिर कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करूं, मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। वैसे आजकल जितना फ्रीडम है, जितना खुल के बच्चे अपनी बात कर लेते हैं, आप मुझसे बहुत बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं। एक क्लासरूम का माहौल आपको इस वाक़े के बाद क्या दिखाई दे रहा है? क्या रहा होगा? मैं समझता हूँ कि क्या रहा है? नहीं, एक स्पेसिफिक केस को लेके हम ये जज नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटीज में क्लासरूम का क्या माहौल होगा। अगर उस कोर्स की बाद में उस सेमेस्टर की बात करें, ज़ाहिर है दे आर स्टडीइंग टुगेदर, और अगर ऐसे मार्केटिंग इवेंट्स मिलेंगे, कोई भी इवेंट मिलेगा, तो एक उस्ताद की ये जिम्मेदारी है कि क्लासरूम के अंदर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, सही, जिसके अंदर मैं अपनी बात बयान कर सकूं और मैं अपने तालिब इल्मों की भी बात सुन सकूं। ये बुनियादी रिक्वायरमेंट है टीचिंग की। सही। तो अगर तो उस्ताद और तालिब इल्म इन बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, तो फिर क्लासरूम तक ही मसला हल हो जाता है। वरना यही माना जाएगा कि टीचर की तरफ से भी प्रॉब्लम थी, और ये भी आप नहीं कह सकते कि स्टूडेंट की तरफ से नहीं थी। मैं समझता हूँ ऐसे केसेस में बाय एंड लार्ज दोनों तरफ से ही कोई प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि टीचर से जब बात हुई सर, तो उन्होंने कहा कि वो स्टूडेंट पंक्चुअल भी नहीं था, वो स्टूडेंट कॉम्पिटेंट भी नहीं था। लेकिन अब जब वकील साहब ये कह रहे हैं कि टीचर को बरतरफ किया जाए, मुतालबा करते हैं, लॉज, आपने कहा लॉज हैं, और हमारी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, तो ये मालूम हुआ कि क्योंकि अब वो टीचर नहीं रहे तो इसलिए मौक़िफ़ दिया नहीं जा रहा यूनिवर्सिटी की तरफ से। बहरहाल ये खबर ये आई थी कि उनको वहाँ से बरतरफ किया गया, लेकिन चूंकि ये अभी कंफर्म नहीं, तो उसमें ज़्यादा कमेंट हम नहीं कर रहे। बहरहाल अगर एक सवाल है, जी, अगर तालिब इल्म पंक्चुअल नहीं था, नहीं आ रहा था, तो उसको असाइनमेंट देना ही नहीं चाहिए। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। क्योंकि वो जो प्री रिक्विजिट है वो आप जब पूरा नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको क्लास में ना इम्तिहान में बैठने दूंगा, ना मैं आपको कोई और फिर सवाल ये उठता है कि टीचर ने फिर कंप्लेन क्यों नहीं की इंतजामियों को, अगर वो पंक्चुअल नहीं है तो, या अगर और मामलात हैं, और 6 महीने का वक्फा क्यों कराया? अगर वहाँ आवाज नहीं उठाई थी, तब नहीं उठाई थी, तो ये 6 महीने बीच में मैं तो उसको जज करना पड़ेगा, उसको मार्क्स कितने मिले, मार्क्स कितने मिले, और उससे पहले मार्क्स कितने, मैट्रिक, एफएससी और बाकी सेमेस्टर में मार्क्स, उस असाइनमेंट में मार्क्स कितने मिले। वो कह रहे हैं 3 स्टूडेंट्स से इकट्ठे असाइनमेंट थी, फिर भी मैं फेल और बाकी 2 पास। ये नामुमकिन है। जब आप ग्रुप असाइनमेंट देते हैं
तो मार्क्स सबके बराबर ही होंगे। ये सवाल बार सुभान ने जरूर उठाया। इंडिविजुअल असाइनमेंट में मार्क्स वैरी कर सकते हैं, ओके, मगर अगर मैंने आप दोनों को एक ही असाइनमेंट दिया, आप दोनों ने मिलकर एक असाइनमेंट प्रोड्यूस किया, तो मार्क्स वही होंगे। वो असाइनमेंट में शायद सेम होंगे, बाकी जिस तरह आपने कहा ना कि असाइनमेंट की वेटेज कितनी है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, बाकी कंपोनेंट्स में शायद मार्क्स कम। बहरहाल वो क्लेम ये कर रहे हैं कि क्योंकि हम इकट्ठे थे तो हमारे मार्क्स भी इकट्ठे होने चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे, और जिस तरह से पहले हमने सुभान के वकील की बात भी आपको सुनवाई थी, क्योंकि आप वो कोर्ट में, तो लेट्स सी कि कोर्ट इसको कैसे देखता है, क्योंकि अगर आपने ये प्ली ये ली है कि उनको बरतरफ किया जाए या लॉ हो, तो लॉ है, टीचर वहाँ पर है नहीं, तो लेट्स सी आगे कैसे होता है। ये उज़्र नहीं बनाया जा सकता, बहाना नहीं बनाया जा सकता कि मैकेनिज्म नहीं है, होना चाहिए। बात कहीं और से उठाई है तो शायद मान ली जाए। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाती हूँ। कुछ अरसा पहले की बात है, हल्का फुल्का तशद्दुद, इसके ऊपर बहुत बहस हो गई थी कि ये हल्का फुल्का और तशद्दुद ये सब क्या होता है। तो सवाल ये था कि क्या मजहब शौहर को बीवी पर हाथ उठाने की इजाज़त देता है, कि चलिए मैं फिर से कह देती हूँ, हल्के फुल्के तशद्दुद की इजाज़त देता है। सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ बहस होती रही, लेकिन अब एक वीडियो कतर से सामने आई है, और वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती काउंसिल पहले ही इस तजवीज़ की मंजूरी दे चुकी है। कतरी शख्स की इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या दीन इस्लाम शौहर को बीवी पर हल्के फुल्के तशद्दुद की इजाजत देता है, क्योंकि ये मौसूफ अपनी वीडियो में एक बच्चे पर डेमो करके दिखा रहे हैं कि किस तरह शौहर बीवी से न सिर्फ नाराजगी का इजहार कर सकता है, बल्कि शरीयत के मुताबिक उस पर हल्का फुल्का तशद्दुद भी कर सकता है। 2016 में पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती काउंसिल में बीवी पर हल्के फुल्के तशद्दुद की तजवीज़ दी गई, जिसे काउंसिल की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद एक तवील बहस शुरू हो गई। न सिर्फ मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक रखने वालों ने इस मामले पर तनकीद की, बल्कि फनकार बरादरी ने भी भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। तहम अब कतरी शख्स की वीडियो ने इस मामले को फिर खड़ा कर दिया है। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं किबला याज, आप रुकन है इस्लामी नजरियाती काउंसिल के। सर वेलकम। नया दिन, जानना चाह रहे हैं आपसे, क्या इस्लाम तशद्दुद की इजाजत देता है, और बीवी पर हल्के फुल्के तशद्दुद से मुराद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी पर हल्के फुल्के तशद्दुद की बातें होती हैं, लेकिन इस्लाम एक मरबूत आइली निज़ाम का हामी दीन है, और तशद्दुद के अल्फाज जो हैं ये इस्लाम के साथ तो ना आशना हैं। इस्लाम हरगिज़ ये नहीं चाहता कि खुशूनत के साथ, दुरुस्तगी के साथ, सख्ती के साथ मामलात को निमटा जाए, बल्कि इस्लाम तो आइली निज़ाम को ख़ानदान की बुनियादी इकाई समझता है, और वो ये चाहता है कि महब्बत के साथ और बाहमी एहतराम के साथ इसको मजबूत बनाया जाए। सर अगर हर खफा हो तो किसी भी बात से, तो इजहार किस तरह से करे? क्या तशद्दुद ये वाहिद जरिया है समझाने का? देखें, ख़ानदानी निज़ाम जो है इसमें तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे की हर बात एक दूसरे को पसंद हो। इस किस्म की शक्ल रंजियाँ मुमकिन हैं खावंद और बीवी के दरमियान, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल रंजियाँ हल फरमाई हैं, वो भी बाहमी एहतराम के साथ, एक दूसरे को वाज़ और नसीहत के साथ और समझाने के अंदाज़ में। तो यही अंदाज़ आजकल भी मौसर ही है कि अगर कोई शक्ल रंजी है, किसी बात पर नाराज़गी है, तो मुकालमे की कैफियत पैदा हो और मुज़ाकिरे की सूरत इख्तियार की जाए, और इस तरीके से अगर कोई गिला है, नाराज़गी है, तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, ये फरमाइएगा, अगर बेगम नाराज़ है, खफा हो गई हैं, कहना भी नहीं मान रही, बात नहीं मान रही, तो जो शौहर हैं उनको शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए क्या तरीक़ा फिर अपनाना चाहिए? वैसे तो मैं चाह रही थी कि ख़वातीन के हुकूक़ भी आप बता देते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, शौहर के पास क्या हुकूक़ है वो बताइए। देखें, सबसे पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि नाराज़गी की नौबत ही ना आए। अगर हम एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें, एक दूसरे के एहसासात का ख्याल रखें, तो फिर नाराज़गी की ज़रूरत क्यों बनेगी। लेकिन अगर नाराज़गी पैदा हो गई तो फिर आजकल के दौर में तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बड़े मौसर तरीके हैं, उन मौसर तरीक़ों को इख्तियार किया जाना चाहिए। और वो मौसर तरीके जो हैं वो ये है कि शफाफ अंदाज में और बिल्कुल खुले अंदाज में एक दूसरे के सामने बैठ कर
और हकीकी सूरत हाल एक दूसरे के सामने रखी जाए, और अगर कोई बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से एक दूसरे से कोई नाराज़गी की कैफियत है, तो जब एक दूसरे की बात को साफ कर दिया जाएगा तो यकीनन बेहतरी की तरफ माहौल जाएगा और नाराज़गी की कैफियत पैदा नहीं होगी। हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना है कि किस तरीके से वो अपनी रुफ़क़ाए हयात के साथ जो उनकी बीवियाँ थी उनके साथ ताल्लुक़ रखते थे और उनके जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते थे। अच्छा क़िबला अयाज़ साहब, हल्के फुल्के तशद्दुद के बारे में एक तवील बहस है। अब एक क़तरी शख्स ने भी नाराज़गी का इजहार कैसे किया जाए इसका तरीक़ा बता दिया, एक वीडियो प्यारी सी बना दी। क्या इस्लामी पहलू से ये तरीक़ा दुरुस्त है जो ये बता रहे हैं कि भाई डांटे ऐसे और हल्के से ना थप्पड़ ऐसे मारना चाहें तो ऐसे कर लें, यूँ थपकी सी दे दें, ये सही है? कतरी शख्स के बारे में कुछ बातें यूट्यूब पर दस्तयाब हैं और मुझे अफसोस है कि एक बंदा जो कि अपने आप को एक दानिश्वर और एक आलिम समझता है, वो लोगों को ये तरीके बताता है कि बीवी के साथ तशद्दुद कैसे किया जाए और बीवी को ज़रब कैसे लगाई जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक है। हम ये समझते हैं कि ऐसे तरीके यूट्यूब पे या और जो इब्लाग़ के ज़राए हैं उन पे ये बातें नहीं आनी चाहिए, बल्कि इस किस्म के तरीके बताने चाहिए कि किस तरीके से एक मरबूत आइली निज़ाम की तश्कील हो, किस तरीके से बेहतर ताल्लुकात हों बीवी और खावन के दरमियान, और किस तरीके से ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत किया जाए। अच्छा, अब आप ज़रा एक गुत्थी सुलझाएं मेरे लिए। आपके ख्याल में शौहर का बीवी से नाराज़ होना तशद्दुद है? मुझे तो ऐसे लगता है। क्या ये इसके तशद्दुद के ज़मरे में आता है? तशद्दुद की तारीफ़ तो ये है कि जब कोई जिस्मानी ज़रब लगाई जाए, तो नाराज़ होना जो है वो तो एक नफ्सियाती कैफियत है। कोई ऐसी बात जो आपकी तबीयत को पसंद ना हो और वो आपकी तबीयत पे गरां गुज़रे, तो उसको तो तशद्दुद नहीं कहा जा सकता। उसका इजहार जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सकता है। नाराज़गी के इजहार के भी बड़े महज़्ज़ब अंदाज मौजूद हैं और उसी को फैलाना चाहिए। और बिलखुसूस आजकल के दौर में कि जब एक माशी दबाव भी है, आबादी की वजह से एक नफ्सियाती और कैफियत भी है, तो इस हालात में ज़रूरत इस बात की है कि हम कोई बात अगर गरां भी गुजरे तो बेहतर अंदाज में और बेहतर रंग दे दिया जाए। और क़िबला साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान का कानून किसी भी मर्द को बीवी से हल्के फुल्के तशद्दुद की इजाज़त किस हद तक देता है? पाकिस्तान के कानून में कोई इस किस्म की गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान का कानून जो है वो तो कोशिश ये करता है कि एक बेहतर ख़ानदानी निज़ाम कायम हो। पाकिस्तान का जो सन 73 का आईन है, इसमें भी हुकूक का तयन किया गया है और उसमें जेंडर यानी सिन्फ के हवाले से कोई ऐसी तफरीक रवा नहीं रखी गई। अयाज़ साहब बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे। जिस तरह किरण उन्होंने तशद्दुद के हवाले से बात की जो आपने सवाल किया था कुछ देर पहले, मैं ये सोच रहा था, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर बीवी ने अच्छा खाना नहीं बनाया, नहीं बन गया उस दिन, यार वो बिजी थी, तो आप उसका रिस्पांस इस तरह से आप भी बनाए खाना और खिलाएं बीवी को। ये अब जैसा बनाएंगे फिर खाना भी पड़ेगा। मैं तो खा लूंगी मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी रहूंगी कि मैं भी खा लूंगी क्योंकि चलो बनाना नहीं पड़ा। नहीं, हम दोनों एक दूसरे को फीडबैक भी दे देंगे आपका ठीक है। तो भाई नाराज़ी रवैया है, तशद्दुद नहीं है। तशद्दुद होना नहीं चाहिए, मारपीट होनी नहीं चाहिए, हाथ का इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। आप अपनी बात में इतना वज़न आपकी अगर बात में होगा तो खातून मान जाएंगी और खातून की बात में वज़न होगा तो शौहर भी मान जाएंगे। रवैयों की बात थी, परेशानी की बात थी, मर्दान से ख़बर ले लेते। मर्दान में शौहर का रवैया खातून को तंग कर गया और इतना तंग कर गया कि खातून पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उन्होंने शौहर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि शौहर के तो दूसरी खातून से ताल्लुकात हैं, इनको वो मारते पीटते हैं, तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं देते हैं, तो अब इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और इस पर ही तो शौहर को पुलिस ने हिरासत में लिया और इस सिलसिले में तफ्तीश शुरू कर दी गई। मुलज़िम ने बताया कि चिंची रिक्शा चलाता है, लोगों के फ़ोन्स भी आते हैं। बीवी को इस बात पर एतराज़ था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। पुलिस में शिकायत कर दी, पुलिस से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो SHO हुमायूं खान ने कोई भी बात इस मामले में करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ज़रा इन्वेस्टिगेशन हो जाए, क्योंकि जिस तरह वो कह रहे हैं कि फ़ोन आते हैं, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, और ख़ातून कहते हैं कि ताल्लुकात थे, तो ये इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर मामला क्लियर होगा। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी सकता है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग एक बात पर है कि हमें ब्रेक लेनी है। ओके
वेलकम बैक। लाहौर में नेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खातून पावर लिफ्टर नीलम रियाज शादी के अगले ही दिन हनीमून पर नहीं गई, मुकाबले के लिए मैदान में आ गई और उन्होंने 150 किलोग्राम वजन उठाकर एग्जैक्टली डेडलिफ्ट में नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया। और ये बड़े मजे की बात है कि शादी से अगले दिन ना कोई दावत का पैगाम आया तो होगा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा। वही कहती हैं कि बैक टू बैक रिकॉर्ड कायम कर रही हैं और ऐसे इवेंट का इनेकाद होना चाहिए ताकि खवातीन का जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आ सके। साथ साथ उन्होंने हुकूमत से अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप्स लगाए जाएं ताकि जो खवातीन हैं वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा सकें। और शुरा जो इस इवेंट के थे उन्होंने कहा है कि इन तरह के इवेंट जो हैं उसमें नया टैलेंट सामने आता है और इसलिए ज़रूरी है कि तसलसल के साथ ऐसे इवेंट्स हों। लेकिन क्या शादी के बाद फिर हर खातून कहेगी मैं चलनी है थे, मैं अब जा रही हूँ भाई बाहर, तो फिर तो मैं कहता हूँ सास भी नाराज़ हो जाएगी मुझे लगता है। भाई कोई नाराज़ी इनको मोल लेनी है नहीं लेनी, इनको आगे फतूहात तो ज़रूर अपने नाम करनी है। तो हमने नया दिन में नए नवेले जोड़े को इनवाइट कर लिया ताकि आज इनसे करें बातें और आप भी जानें इनके बारे में। दुल्हनिया दूल्हा दोनों हमारे साथ हैं, नीलम रियाज, इरफान मलिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दिन। शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। हाय, सो क्यूट, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं, 2 4 6 8 दावतें तो खाली होती, इतनी जल्दी से सारी छुट्टियां तमाम और वापस आना है मुझे अब? ये 2 ईयर्स से मैं इस इवेंट की ट्रेनिंग कर रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे ये चैम्पियनशिप जो थी वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी खेलनी। तो इसलिए दावतें जो हैं वो भी पेंडिंग कर दी थी कि नहीं इंशाल्लाह ताला बाद में ये इवेंट रखेंगे दावतों वाला। तो सबसे पहले ये चैम्पियनशिप जो है ये ज़रूरी थी क्योंकि मेरी मेहनत ज़्यादा थी, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने और मेरे ससुर ने मुझे कहा था कि शादी की इतनी फ़िक्र मत करो, तो तुम इतनी देर से मेहनत कर रही हो तो सबसे पहले अपना ये टारगेट रखो कि तुमने गोल्ड मेडल लेना है। तो इसीलिए फिर मेरा फोकस ज़्यादा जो था वो अपनी गेम की तरफ ही था। ठीक है, इस हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, दावतों में जाती हूँ हौला हाथ रखना पड़ता। ठीक है, ये बहुत अच्छा चॉइस था। लेकिन किरण अगर ये शादी की तारीख और इसमें टाई हो जाता फिर क्या करती? ये तो चलो शादी से अगले दिन इवेंट था। जी बिल्कुल, मैं अपनी मेहंदी वाले दिन और बारात वाले दिन भी अपनी ट्रेनिंग पे गई थी क्योंकि मैंने कहा था कि कंपटीशन मेरे लिए ज्यादा जरूरी था। मतलब बारात पे पहले पॉलर और पॉलर से भी पहले ट्रेनिंग होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही था। और अब आजकल तो ये ट्रेंड है, सालों से ऐसा ही होता है कि भाई 6 महीने बाद दुल्हन की शादी है तो एक बाकायदा एक ब्यूटी प्लान होता है जिसके ऊपर अमल किया जा रहा होता है, उसमें फेशियल्स, मैनी पेडी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस सबको भी फॉलो किया था या सिर्फ जिमिंग होती रही, ट्रेनिंग होती रही? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मुझे बल्कि स्पेशली मेरी कुलीग्स मुझे कहती थी कि नीलम इस टाइम पे तो लड़कियां जो हैं वो ज़्यादातर पॉलर का रुख करती हैं, अपनी ब्यूटी की तरफ देखती हैं, तो तुम जो हो तुम कुछ भी नहीं करवा रही हो। मैंने कहा यार वो सब कुछ बाद में देखी जाएगी, पहले मुझे ट्रेनिंग करने दो। तो इसीलिए मेरा फोकस जो था वो सिर्फ ट्रेनिंग था। तो शादी से एक दिन पहले सिर्फ पॉलर के लिए गई थी, वो भी मुश्किल से 1-1.5 घंटा निकाल के। पॉलर वाली भी मुझे देख के हैरान हो गई थी कि तुम वाकई दुल्हन हो। अच्छा ये बताया, अब आपने बताया कि मियाँ जी का सपोर्ट और आपके ससुर साहब का सपोर्ट आपके साथ है। शादी के बाद में थोड़े थोड़े चेंजेस तो आते हैं, तो उस सब में मैनेज कर पाएंगी आप आगे भी? करियर ऐसे ही चलता रहेगा, जिमिंग होगी और बाद में हांडी चूल्हा? जी बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है, एक लड़की जो है वो घर संभालती है, घर को भी देखना होता है, तो बाकी मामलात भी अपने देखने होते हैं। इसीलिए जो है मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी है। सच बताऊं तो खाना बनाना नहीं आता। मेरे ससुर ने कहा था कि कुछ भी नहीं, तुमने घर से सीख के आना, तो यहाँ पे आके तो मैं खुद ही तुम्हें अच्छा यानी ट्रेनिंग वो देंगे या इरफान साहब आप खुद ट्रेनिंग देंगे? आप तो नहीं सिखाएंगे खाना पकाना? कहीं आप तो नहीं पका रहे खाना आजकल? नहीं शुएब साहब, खाने की जिम्मेदारी अभी तक तो मेरे पे नहीं आई। सही, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत आ जाएगी, लग रहा है। वो लर्नर हैं, वो जल्दी सीख जाएंगी। ये ना हो कि वो भी आपके बारे में यही राय रखती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे लर्नर हैं, बड़ी जल्दी सीख जाएंगे। ये सब मैनेज करना ना कि बेगम जा रही है बाहर और आप खाने पका रहे हैं। कोई बात नहीं, ब्रेक द पैटर्न, पका लें, लेट्स सी। और ये बताएं कि ये फील हुआ किसी वक्त कि यार शादी 1 हफ्ता डिले कर दें या 2 हफ्ते डिले कर दें, जरा इवेंट हो जाए उसके बाद हम शादी प्लान कर लें? ऐसा नहीं हुआ?
नहीं, चांस पे थे मामला, क्योंकि ये नेशनल तकरीबन 2 साल के बाद इनकी जो थी वो हेल्ड हो रही थी और उसमें जो डेट्स थी वो फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी। लेकिन शादी के मामले में डेट हम लोगों की तो फाइनल थी, तो ये 2 दफ़ा कैंसिल हुई और तीसरी दफ़ा जो डेट्स अनाउंस हुई वो बिल्कुल मतलब हमारे वो जो दावत वलीमा थी उससे वेरी नेक्स्ट डे जो था ये इवेंट स्टार्ट हो गया। तो सो दैट हमने डिसाइड ये किया कि हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कौम मुल्क जो है वो उसकी जो है टैलेंट को आगे आना है, तो हम शादी वाले मामले को घर वालों पे छोड़ते हैं ताकि वो उसको मैनेज करें और आप इस चीज़ पे फोकस करें। वो तो सब ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए ये लव स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी, ये बताएं, क्योंकि ये देखिए ये तो बहुत मुख्तलिफ है नीलम, बहुत मुख्तलिफ है, ये तो हमने देख लिया, ये आम लड़कियों से हटकर ही गई है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये स्टोरी जो है ये इसमें काफ़ी डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले तो ये मेरी सिस्टर के साथ उनकी फ्रेंड हैं, इकट्ठी स्कूलिंग है इनकी, मेरे वालिद साहब इनके वालिद साहब के जो हैं वो दोस्त हैं, बट उनको पता नहीं था कि ये नीलम जो है वो रियाज साहब की बेटी हैं और सिस्टर्स को नहीं पता था कि इनके वालिद साहब हमारे वालिद साहब के फ्रेंड हैं। तो ये मीटिंग काफ़ी टाइम के बाद हुई और सडन वो मीटिंग थी और उसके बाद फिर वो दोबारा से आना जाना शुरू हुआ और उसमें ये अरेंज मैरिज टोटली हुई। तो लेकिन ये इसमें इत्तेफाक वाली बात है कि काफ़ी चीज़ें जो थी वो मिक्सअप हुई, तो ये इस तरह की स्टोरी है। अच्छा है अरेंज मैरिज, लेकिन ज़ाहिर है वो जान पहचान थी पहले से, बट ब्यूटीफुल थिंग इज कि अरेंज मैरिज होते हुए भी आपने बहुत सपोर्ट किया। चलो लव मैरिजेस में हम देखते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स हम सपोर्ट करते हैं अपने स्पाउस को, लेकिन और आप खुद क्या करते हैं, ये इनका टैलेंट तो हमारे सामने, आप क्या करते हैं वो बताइए। मैं किरण एडवोकेट हूँ लाहौर हाई कोर्ट में। अल्लाह आपका मुकद्दमा कौन लड़ेगा? वरना मैं कहता कि आप सपोर्टिव रोल पे हैं इस कहानी में। बिल्कुल ही अलग जाते हुए रास्ते हैं, लेकिन मोहब्बत के और नसीब के रास्ते ऐसे ही होते हैं, मंजिलें किस तरह से एक हो जाती हैं। अच्छा नीलम ये बताइए, कुछ सोचा था कभी आपने इससे पहले ये इस तरह से जो है ना वो फला तारीख को मंगनी, फला तारीख को माइयों, फिर फला तारीख को मेहंदी, फिर फला तारीख को बारात, फिर फला तारीख को वलीमा, फिर फला तारीख को वापस इवेंट में, ये स्केड्यूल ऐसे बनाना पड़ेगा शादी का? दावतनामे आ रहे होंगे और मैं किसी जगह फिर जा रही हूँ। नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मेरी ट्रेनिंग जो थी वो काफ़ी हार्ड चल रही थी, तो मेरी जो डेट फाइनल हुई थी नेशनल की वो 30-31 मार्च थी। तो जब वो डेट फाइनल हो गई नेशनल की, तो मैंने सोचा, मैंने कहा भी मेरे पास कुछ डेज हैं, उन डेज में मैं अपनी शादी की थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँगी। कितने घंटे आप ट्रेनिंग करती हैं? मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मदर और फादर ने। मैं 3.5 आवर जो है वो ट्रेनिंग करती हूँ, तो उसमें ये था कि मैं रात को आते थे काफ़ी लेट हो जाती थी और अपनी कोई भी तैयारी नहीं कर पा रही थी। अच्छा ये बताएं आगे भी ये 3.5 आवर्स ही रहेगा, कम हो जाएगा? मुझे तो बढ़ना लग रहा है, बढ़ जाएगा। नहीं कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा होगा। आज आते हुए भी हम लोग जब आपके स्टूडियो में आ रहे थे, आते हुए भी मीटिंग कर रही थी मैं इनके साथ रास्ते में कि मुझे ना इन डेज में जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि मैं पावर ट्रेनिंग करती रहूं। तो फिर रात को फिर हम लोग प्लान भी कर रहे थे कि हम लोग कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं, तो वो भी अभी हम पेंडिंग कर रहे हैं। सब कुछ पेंडिंग ना करें, वो जो दावतें आ रही हैं वो थोड़ी थोड़ी साथ मैनेज करती जाएं। खापा भी साथ होना चाहिए, गुजरांवाला से आपका ताल्लुक है। जी बहुत शुक्रिया दूल्हा दुल्हन, और से मेरा हमारी तरफ से शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब हम फौरी एक ब्रेक लेते हैं और बाकी बातें होंगी उसके बाद। नया दिन में एक बार फिर खुशामदीद। बात करेंगे कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि बसेस फराहम करना यूं लगता है जैसे सिंध हुकूमत के बस की बात नहीं बल्कि रिक्शे की बात भी नहीं है, क्योंकि 10 साल में फराहम की गई जो 10 बसेस थी, बल्कि 10 साल नहीं अब 11 साल कर लें, ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं हुकूमत को, तो 10 बसेस तो दी थी वो भी अदम तवज्जुही का शिकार हो गई। यानी जो मंसूबा था वो लग ये रहा है जैसे बनाया तो था, कागजों में था इतनी बसेस देंगे, इतनी सी दी थी, वो भी चला नहीं पा रहे। और अब ये भी हो रहा है कि माहाना लाखों रुपए के नुकसान का दावा कंपनी की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से दायर किया गया है। तेनू मेरे नाल कोई प्यार नहीं है। जरदारी साहब और सिंध हुकूमत को क्या कराची से प्यार नहीं? क्योंकि शहर की 2 करोड़ आबादी के लिए पीपल्स बस सर्विस की सिर्फ 10 गाड़ियां सड़कों पर हैं।
सितम ज़रीफी के सूबाई हुकूमत के ताबून से चलने वाली पीपल्स बस सर्विस की महदूद गाड़ियां गुज़िश्ता रोज बंद हो गईं। समा ने मामला उठाया तो इंतजामिया हरकत में आई। सूबाई हुकूमत और निजी कंपनी में फिर से मुआहदा तय पाया और इब्तिदाई तौर पर 4 बसें सड़कों पर निकाली गईं। कंपनी इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ताउन न मिलने पर माहाना लाखों रुपए नुकसान हो रहा है, मगर कोई सिंध हुकूमत से पूछे कि इतने बड़े शहर के लिए सिर्फ 10 बसें क्या भौंडा मजाक नहीं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस कादिर शाह में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर वेलकम टू नया दिन। सर 2 करोड़ आबादी का शहर है कराची, हम पहले ही जिक्र करते आए हैं कि इतनी बड़ी आबादी का शहर है, ऐसे में सिर्फ 10 बसेस प्रोवाइड करना, उसके बाद भी अगर कोई मामला ख़राब हो जाएं, बसेस ना चलें, फिर सिर्फ 4 बसेस चलें, तो एक तो 10 बसेस ही बहुत कम, फिर ये मामला क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं आपकी बात सुन रहा था, ये सिंध गवर्नमेंट के बस की बात है और सिंध गवर्नमेंट कर रही है इस पे। और जैसे कि आपने अगर जनवरी या फरवरी के महीने में जो न्यूज़पेपर्स में प्रपोजल्स इनविटेशन के लिए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट्स आई थी, उस पर भी बहुत सी फॉरेन कंपनीज़ ने, बहुत सी पाकिस्तान की लोकल कंपनीज़ ने भी प्रपोजल्स भेजे हैं। उनको हम एवेल्युएट कर रहे हैं फॉर फ्यूचर। ये महीने कितने साल लगेंगे सर? फाइनल हो जाएंगी कि महीने 1.5 में ये चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। आप 11 साल कंप्लीट कर लें, फिर सालों का और फिर सदियों का वादा वो जो होते हैं वो बाद में देखिएगा, उसकी तरफ भी आते हैं। और जो ये कल परसों से एक न्यूज़ चल रही है, मैं इसको क्लेरिफाई कर चुका हूँ बहुत से चैनल्स पे, ये डाइवू और सिंध गवर्नमेंट का या डाइवू और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कोई इशू नहीं था। ये उनका एक इंटरनल मसला था, इंटरनल उनका प्रॉब्लम आ गया। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, बसेस नंबर में कम है, उनका इशू विद इन 5 to 6 आवर्स सॉल्व हो गया। उसी दिन रात को, परसों रात को उनकी 9 बसेस ऑन द रोड थी। कल 2 बसेस उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए खड़ी थी, तो किसी चैनल ने वो 2 बसेस उन्होंने फुटेज बना के और भेज दी कि सिंध गवर्नमेंट का दावा झूठा पड़ गया और ये वज़ीर ट्रांसपोर्ट का दावा झूठा पड़ गया। हाँ, अगर उस मेरे भाई ने फुटेज बनानी थी तो ज़रा वाइडर लेंस में बनाता तो वो सबको नज़र आता कि ये मेंटेनेंस के लिए खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ इसलिए नहीं हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। जो ड्राइवू की इंतज़ामिया ने, किस इंतज़ामिया ने आपको कहा है? इंतज़ामिया हमारे साथ ताउन में है, वो कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई बात स्टेटमेंट किसी को नहीं दी कि नुकसान हो रहा है या उसके बाद हमें बसेस बंद करनी है या हमने आपकी वजह से बंद की है। अब जरा आम शहरियों को बता दीजिए, इन चीजों को जरा कर ली बात, आ गई आपकी बात, पूरी हो गई आपकी बात, आपने कर ली। अब ये फरमाइएगा कि अब ये बताइएगा कि अब हम कितने दिन का जहन में रखें एक आम शहरी कराची का कि उसको उतनी तादाद में बसें मिल जाएंगी जितनी जरूरत है उसकी? देखें बीबी, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स को आप स्टडी करें, जो इस वक्त जो हाल KPK में हो रहा है, ऐसा हाल हम कराची में होने नहीं देंगे। अगर आप मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स को देखें तो इसमें बहुत हैवी फंडिंग चाहिए होती है। ठीक है, बहुत अरसा गुजर गया है, ये प्रोजेक्ट्स ऑन द रोड ना आ सके, इसमें हुकूमत की गलती है या कोई और वजूहत हैं या फंडिंग नहीं है। इस वक्त इस चीज़ पे बात करना फजूल है, क्योंकि आप लोग यही कहेंगे कि ये एक पॉलिटिकल बयान है। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे या BOT बेसिस पे, 10 साल से हो रहा है। देखिए, और आम शहरी को इस बस का रूट भी नहीं पता, सिर्फ 10 बसें सर। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने चले, ऐसा तो नहीं हुआ ना। अगर 10 साल से कोई चीज शुरू नहीं हुई तो ऐसा तो नहीं हुआ कि KPK में इतने अरबों की स्कीम एक आ गई। नहीं, आप मुझे कराची के बारे में बता दें। 65 पे गई, 65 पे देखें। बात सुने बीबी, लेट मी कंप्लीट माई थिंग, मुझे अपनी चीज कंप्लीट करने दो, उसके बाद आप बात मुकम्मल करें जी, पूछ सकती हैं। ठीक है, हम उस पे प्रपोजल पे काम कर रहे हैं। मैंने जिस तरह बताया कि एक कानूनी उसका टाइम फ्रेम होता है, मैंने ये भी आपको डिस्क्लोज कर दिया कि कंपनीज ने उसमें अप्लाई किया है। इंट्रा सिटी एंड इंटर सिटी दोनों प्रपोजल्स हमने फ्लोट किए थे, उसके लिए हमारे पास बिड्स प्रपोजल्स आ चुके हैं। उनको इवेल्युएट करने में जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह जब इवेल्युएट हो जाएंगे कंपनीज, जिससे भी मुआहदा तय पाएगा, हम अब सारे दोस्तों के सामने रखेंगे ये चीज। कितना अरसा लगेगा सर? कोई तो टाइम फ्रेम दीजिए। अगर आप कहते हैं 11 साल की बात ना करें तो आप बता दें कितने घंटों की बात कर लें फिर, क्योंकि आप तो सुपर एक्टिव है। मेरे भाई, मैं आपको सिर्फ 1-1.5 महीने की बात कर रहा हूं। मैंने कोई आपको सही सर 1.5 महीने में कितनी बसेस होंगी कराची की सड़कों पर नई? देखें बसेस, देखें मिस इंटरप्रेट किसी चीज को प्लीज फॉर गॉड सेक ना करें। मैंने कहा है कि प्रोपोजल इवेल्युएशन जो है
वो 1-1.5 महीने में जो उसका टाइम फ्रेम है वो खत्म होगा, हम अनाउंस करेंगे। सर लोगों को प्रपोजल से कोई सरोकार नहीं है सर, दे बिलीव इन ग्राउंड रियलिटी, बसेस हों सड़कों पर, ये एक्सपेक्टेशन है। जाहिर सी बात है, जिस बंदे को या जिस कंपनी को वो अवार्ड होगा लेटर, तो उसके बाद उसका एक टाइम फ्रेम वो देंगे कि हम कितने महीनों में बसेस कराची में फ्लोट कर रहे हैं। सर तो आप ही की हुकूमत में आपसे पहले वजीर अगर ये कहते हैं कि 200 बसेस होंगी तो क्या वो दावा भूल जाएं? हुकूमत तो बहरहाल आपकी है। देखें वो वजीर साहब ने जो दावा किया था, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर मैं इस वक्त उन माजी की चीजों में जाऊंगा सर मैं समझना चाह रहा हूं, क्या उस वक्त प्रपोजल नहीं हुए थे, क्या उस वक्त पेपर वर्क नहीं हुआ था, वो क्या था, हम समझना चाह रहे हैं। बता दें, क्या मैं ये गलत बात कर रहा हूं कि इस चीजों के लिए कितनी फंडिंग चाहिए इस वक्त? अगर हम सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पे देखें, मिनिमम इस प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको सिर्फ 200 बसेस देखे, हमारे पास जो बजट पड़ा हुआ है ग्रीन लाइन का, वो भी फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि हम करेंगे, हमें वो भी प्रोजेक्ट आप करने नहीं दे रहे हैं। उसमें तो आप सिंध गवर्नमेंट की कोई भी अचीवमेंट की बात नहीं करेंगे। सिंध गवर्नमेंट इज रेडी टू डू दैट प्रोजेक्ट, बट इमरान खान साहब आके यहाँ पे कह के गए वो प्रोजेक्ट भी हम करके देंगे। सर ग्रीन लाइन की बात अभी नहीं कर रहे सर, हम पीपल्स बस सर्विस की बात कर रहे हैं। कराची की बसेस की बात कर रहा हूँ सर, मैं पीपल्स बस सर्विस की बात कर रहा हूँ जो कि 10 बसेस दी थी। जी मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, तो आप अगर पूछ रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। सर आप क्रिटिसाइज करते हैं बीआरटी को, आप क्रिटिसाइज करते हैं सेंट्रल हुकूमत को। सर कराची के अवाम तो आपसे सवाल करेंगे ना। रहा हूं कि आपकी कराची की फीडर बसेस के लिए आपको मिनिमम 20 to 30 बिलियन रुपीस चाहिए कि आप इतने बड़े पैमाने पे इस शहर में बसेस ला सकें, यहाँ पे बसेस लॉन्च कर सकें। तो आपके पास इस वक्त हमारे पास हशर क्या हो रहा है सिंध गवर्नमेंट के साथ कि 136 अरब रुपए हमारा सिर्फ कट आया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। किस स्कीम की तरफ हम जाएं? हमारी जो एडीबी ऑन गोइंग है उस पर ही साइज कट हो गया है, उस एडीबी का भी साइज कट हो गया है, वो जो ऑन गोइंग है। देखें ये मैंने अब की बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त वजीर हूं, मैं आपसे वो बात करूंगा जो अब हो रही है। इस वक्त अगर मैंने प्रपोजल फ्लोट किए हैं, मैंने बनाए, मैंने बात की है सबसे, आई हैव मेट विद सेवरल काउंसिल जनरल्स कि हमारी इस चीज़ में आप हेल्प करें, जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स लाएं कराची के लिए। हम ट्राई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी आपको कहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप स्टडी कर लें कि इन चीज़ों के लिए आपको बहुत ह्यूज फंडिंग चाहिए जो इस वक्त हमारे पास नहीं है। आपके पास फंड्स नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आपसे पूछेंगे कि आपका होमवर्क क्या है। ये फरमाइएगा कि जो कोई मुनासिब बसें हैं जो 10 बस नहीं, आप देखिए, आप मेरे सवाल सुन लें फिर जवाब दे दें, है ना। मैं आपसे बस इतना पूछ रही हूँ कि लोग वो 10 बसों का रूट कितना जानते हैं। दूसरे ये कि क्या आप कुल्ली तौर से आगाह हैं, क्या कभी आपने खुद भी कराची की बस में सफर किया है, आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि उसमें ट्रेवल करना कैसा है, और जिस दिन सीएनजी ना मिले उस दिन कितना बड़ा मसला है। अच्छा, अब आपने इस क्वेश्चन को यहाँ आके खड़ा कर दिया, अगर सीएनजी ना मिले ये कसूर भी सिंध गवर्नमेंट का है, सीएनजी का रेट बढ़ जाए ये भी हमारा कसूर है, डीजल का रेट बढ़ जाए वो भी हमारा कसूर है, पेट्रोल का रेट बढ़ जाए। देखें ये इस बात को आप ये तो क्वेश्चन कर लिया सर, ये नहीं अवाम ख्वार हो जाए, खज्जल हो जाए उन बसेस पर, वो कसूर बहरहाल आपका है सर, वो आपका कसूर है। ओ मेरे भाई, आप जो चाहे हमारे ऊपर डाल दें, आप गवर्नमेंट के ऊपर सर मंसूबों का ऐलान करना, लेकिन मंसूबे एग्जीक्यूट ना होना ये आपकी जिम्मेदारी थी सर, ये आपकी हुकूमत जिम्मेदार है इसकी। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, तो माने तो सही ना सर, आप तो क्रिटिसाइज करते हैं उसी हुकूमतों को। पेट्रोल की प्राइस आपने बढ़ाई, बसेस बंद नहीं हुई, किराए नहीं बढ़े। उससे पहले आपने हड़ताल करवाई, यहाँ पे सीएनजी की बंदिश हो गई। मैंने कोशिश की कराची की 10 साल से यही हो रहा है। मैंने आपको बताया ये। अच्छा, आप 10 साल पे आ गई। अच्छा, 10 साल में आप दूसरी मुझे सुबह के अचीवमेंट बता दें। मैं तो पहले वक्त से आपसे यही पूछ रही हूँ, अब 10 साल में नहीं आई हूँ, मैं तो पहले से पूछ रही हूँ, और मैं अपने पास से कुछ नहीं पूछ रही, सब शहरियों का सवाल है। शाह साहब, ये शहरियों का मसला है। आप अगर यही करते रहेंगे कि मुझसे आपने ये क्यों पूछ लिया, या मैं तकाबुली करता रहूं कि केपी में क्या हो रहा है और सिंध में क्या हो रहा है, सर इस तरह से इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। नहीं, एड्रेसिंग आप कराची के शहरियों से बात कर रहे हैं, हमें करने दें, हमें अपना काम करने दें, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। इन बसों के सफर के लिए जो आपने कहा, वो सफर मैंने भी किया हुआ है सर। कब किया था? लाइफ में इन सारी चीजों में घुमा, मैं यहीं का हूँ, मैंने बहुत पहले किया है सर। अगर बहुत पहले भी किया होगा, नहीं आया, बहुत पहले भी किया होगा सर, आप तो फिर आप तो आगाह होंगे ना सर इन मसलों से कि कितना डिफिकल्ट होता है इन बसों में सफर करना। आप सही कह रहे हैं, यू आर 100% राइट, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बहुत ज़रूरत है कराची में बसेस की, बहुत ज़रूरत है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को इनहेंस करने की,
बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है, जो गलती है मैं वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसी पे हम काम कर रहे हैं। सर सर मुझे अगर आप ये बता दें, आपने कहा प्रपोजल फ्लोट किया 1-1.5 महीना लगेगा, मुझे सर एक पूरा टाइम फ्रेम दें, ये प्रपोजल के बाद क्या 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 और क्या होता है कि बसेस रोड पर आती हैं? देखें, इस चीज पे मैं नहीं, इस चीज पे मैं आपको इसलिए मेरे भाई आपको एक चीज नहीं दे सकता, क्योंकि आप एक हमारे पास सेपरेट रूल्स हैं, उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। वो उसके बाद जब एक फाइनलाइज होती है चीज़, कमेटी बैठती है, वो चीज़ फाइनल करती है। जिस दिन अवार्ड लेटर जाएगा तो मैंने आपको जैसे पहले रिक्वेस्ट की कि मैं इंशाल्लाह सारे मीडिया के दोस्तों को बुला के उनके सामने ये हम चीज़ करेंगे कि ये अवार्ड लेटर इस कंपनी को जा रहा है, और ये ट्रांसपेरेंसी आप बिल्कुल आप लोग भी चेक करें। सर, ये आपके मेरी जिंदगी में हो पाएगा? खुद देखें, ये आपकी अगली बर्थडे कब आ रही है उससे पहले हो जाएगा। सर, मेरी तो दिसंबर में आ रही है, सेलिब्रेट कर लेंगे कि नई बस में बहुत पहले हो जाएगा। then I'll invite you कि आपका नया सवेरा और सुबह सवेरा वाला प्रोग्राम एक हमारी बस में कीजिएगा। You will love to do that। सर, ये ना हो जाए कहीं, सर नया दिन तो हम कर लेंगे, वहां पर आकर लोगों को दिखाएंगे नया दिन कैसा है कराची का, लेकिन सर होता ये है, और कराची की नई बस में, कराची की नई बस में इंशाअल्लाह ऐसा ही हो। आमीन सुम्मा आमीन। मैं वाकई नया दिन करूं आपकी नई बस में। सर थैंक यू सो मच अवैस साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आपने वाकई, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि दिसंबर से बहुत पहले ऐसा हो जाएगा, मैं क्या करूं, मतलब कि जवाब नहीं दे पा रहे। और वो गिफ्ट देगा, लेकिन वो आपको बर्थडे तखय्युलाती वर्चुअल मैं भाई वो पता नहीं, हम तो सवाल कर रहे थे, वो सवाल के जवाब के बजाय उन्होंने बहुत कुछ कहा है। और गिफ्ट याद रखिएगा श्वेब को उन्होंने, मुझे तो मालूम है, बस के सफर का गिफ्ट दिया उन्होंने, जो आप भी याद रखिए, मैं भी याद रखता हूं इस क्लेम को जो उन्होंने किया, क्योंकि ये क्लेम पहली बार नहीं हुआ। 10-11 साल में बहुत से क्लेम्स हुए, जो भी वजीर बनते हैं क्लेम करते हैं, 200 बसेस का भी कर जाते हैं। अब ये खैर कह रहे हैं कि 1.5 महीने में प्रपोजल, उसके बाद सेपरा रूल्स, और फिर ABCD till Z कोई प्लान्स होते होंगे, फिर फंड्स का रोया जाएगा, फिर एंड पर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाएगा केपी को। और अगर ये सब नहीं होता, वजीर मौसूफ अपनी जगह रहते हैं, उनको वो उनकी वजारत तब्दील नहीं होती और उनकी बात वही रहती है, आँच ऊंचा नहीं होती उसमें, तो हमसे ज्यादा खुश, कराची के शहरियों से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। खैर, जब वो कह रहे हैं कि दिसंबर से पहले ये सब कुछ होगा, या दिसंबर में जाके ये सब कुछ होगा, और उनको लगता है कि हम दिसंबर में ही जाके इस बात को करेंगे, ऐसा नहीं है। हम दरमियान में आपसे पूछते भी रहेंगे, सवाल करते भी रहेंगे। अगले मौजू की तरफ चलते हैं। हमने काफ़ी कुछ आज नया दिन के नाज़रीन के लिए लाइनअप करके रखा है। सवाल ये है कि क्या कज़न मैरिज सेहत के लिए ख़तरा है? क्या आप अपने बच्चों के लिए बीमारी मोल ले रहे हैं कज़न मैरिज करके? ये बातें उमूमन लोगों को परेशान करती हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि सेहत न मिली, बच्चे कमज़ोर हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, और ये कज़न मैरिज की वजह से हो रहा है। तो आज कोशिश करते हैं कि इस बारे में बात करें। ख़ानदान में शादियाँ ख़ानदानों को करीब ले आती हैं, लेकिन बच्चों को परेशानियों के पास ले जाती हैं। पैदाइशी नक्स का ख़तरा बढ़ जाता है, अमराज का मसला बढ़ जाता है, थैलेसीमिया, इसके ख़तरात बढ़ जाते हैं। कुछ बुनियादी मामलात हैं सेहत से जुड़े ही, इसी सब के ऊपर बात करेंगे। हमने अपनी मोअज़्ज़िज़ मेहमान को भी इसीलिए तो दावत दी। डॉक्टर सुगरा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और कज़न मैरिज पर आज हम बात करें। डॉक्टर साहब, जानना चाह रहे हैं आपसे, कज़न मैरिजेस से पहले क्या आप सजेस्ट करती हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमारे ख़ानदानों में शादियां होती हैं, और सजेस्ट क्या किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट पहले करा लिए जाएं ताकि आगे चल के मसाइल ना हों? देखिए, बहुत सारी जो है वो मतलब मोरसी बीमारियां होती हैं, और देखा ये गया है बहुत सारी स्टडीज़ में कि कज़न मैरिजेस के बाद वो बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब जैसे एक थैलेसीमिया बीमारी है खून की, अब एक मुल्क है इंडोनेशिया और ईरान, उन्होंने उस बीमारी से मुकम्मल निजात पा ली। उसका रीज़न क्या था? बेशक आप कज़न में मैरिज भी करें, लेकिन शादी से पहले एक खून का टेस्ट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये एक बहुत सादा सा टेस्ट होता है, और अगर वो करा लिया जाए कि उसमें हमें पता चल जाएगा कि क्या इसको, देखिए मेजर थैलेसीमिया के 2 किस्म होते हैं, एक होते हैं मेजर और एक होते हैं माइनर। मेजर तो सामने नजर आ रहा होता है सही, लेकिन माइनर का कुछ पता नहीं चलता है। माइनर जो है वो छुपा हुआ रुस्तम है। यानी ऐसा हो सकता है कि जब शादी हो रही है कज़न मैरिज, दोनों में थैलेसीमिया माइनर हो, लेकिन जब आगे से औलाद हो तो चांस बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, मेजर हो जाता है। 2 माइनर जब मिलेंगे
तो वो मेजर बीमारी जो है वो उसमें बच्चे में आ जाएगी। थैलेसीमिया के केस में और कौन-कौन सी बीमारी के केस? देखिए और बहुत सारी, जैसे दिल की जो बीमारियां हैं, जिसमें दिल में कहते हैं जिस बच्चे को सुराख हो गया, यहाँ आपने आमतौर पे सुना होगा, जब बच्चा पैदा हुआ तो पूरा ब्लू हो रहा था, मतलब तो ये जो दिल की बीमारियां हैं। फिर जो दिमाग की बीमारियां, जिसमें पीछे जो है आपका स्पाइनल कॉलम के पास एक गुठली होती है और हमारी जो न्यूरल ट्यूब होती है वो प्रॉपर बंद नहीं होती, तो ये बीमारियां जो हैं ये सब कज़न मैरिजेस के बाद होती हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि थैलेसीमिया माइनर सब में, यानी उन लोगों में हो जो कज़न नहीं है बट उनकी शादी और फिर थैलेसीमिया मेजर हो जाए, तो टेस्ट तो फिर सबको कराना चाहिए। देखिए हमारे बीच में ये बात हुई थी और हमने एज अ डॉक्टर इस बात पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया है कि जैसे हमारा जो निकाह नामा होता है जिसमें मुख्तलिफ कॉलम होते हैं, अगर कि हम उसमें ज़रूरी बना दें कि जी उसमें ये टेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, ये टिक हो, तो मैं कहती हूँ कि इस बीमारी से हम 100% निजात पा सकते हैं। तो आपकी बात सही है कि दूसरा जो जिससे आप शादी करें उसमें भी मुमकिन है कि थैलेसीमिया माइनर हो, लेकिन जब हम इंसिडेंस देखते हैं तो वो कज़न मैरिजेस में ज़्यादा होता है। तो एटलीस्ट हम सब में ना करें तो कम से कम जब 2 कज़न्स शादी कर रहे हैं तो उनमें तो हम ये बात जहन में रखें कि हम ये टेस्ट करा के देख लें, तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब ये तो एक मामला रहा कज़न मैरिजेस का, यहाँ टेस्ट होना लाजमी है ताकि आप अपने बच्चों को मसाइल से बचा सकें, सेहत से जुड़े। अब ज़रा ये फरमाइएगा, उमूमन जब भी शादी की डेट्स वगैरह फिक्स हो रही होती हैं तो कपड़ों पर ध्यान होता है, स्किन पर होता है, पार्लर के चक्कर होते हैं, आपको नहीं लगता कि डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए? बहुत ज़रूरी को, एक लड़की को बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा उसका एज ब्रैकेट कुछ भी हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बहुत सी बीमारियां हैं जो कि होने के बाद उनका इलाज नहीं है, लेकिन होने को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे बात होती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये बात तो है। इवन आप देखिए ब्रेस्ट कैंसर को अगर हम ले लें, ये बड़ी बीमारी, तो उसका भी 15 to 20% जो है वो आपका फैमिलियल होता है। तो अब देखिए, अब अगर सपोज़ माँ को कैंसर है तो ज़रूरी नहीं कि बेटी को कैंसर हो, लेकिन 15 to 20% चांस है कि हो। तो कम से कम अगर हमारी सब औरतें ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग नहीं कराती तो वो औरतें जिनकी फैमिली में, जिनकी माँ, बहन, बेटी, खाला, जो मतलब ब्लड रिलेशन है, अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो कम से कम 40 साल की उम्र में वो मेमोग्राम करा के अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हैं। देखिए ये पहले टेंशन नहीं है, लेकिन 40 साल में करना चाहिए इसको लाज़मी। हमारे ब्रेस्ट कैंसर के लिए कि पहले तो होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में कोई मसला होता है तो फिर होता है ब्रेस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन के डॉक्टर के पास जाए, और उसके बाद 40 साल से ज़्यादा की उम्र वाली जो भी ख़वातीन हैं उनमें हर साल एक मेमोग्राम होता है, जो कि बाहर के मुल्कों में सब औरतों के लिए, ये नहीं कि जिसकी माँ बहन को हो तब उनको, सब के लिए। लेकिन हमारे पास चूँकि ये फैसिलिटी सब के लिए नहीं है, तो कम से कम वो ख़वातीन जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है या कोई ओवेरियन कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, तो एटलीस्ट वो अपनी जो है स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। तो इससे हम बीमारी को अर्ली स्टेज पे और पकड़ सकते हैं। और दीगर भी तो कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कोई बच्ची 16, 14 या 18 साल की उम्र में डॉक्टर के पास जाए या माँ उसको लेकर जाए कि कुछ चेंजेस हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं, ये भी कुछ इंडिकेट कीजिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत से हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं जो अगर मतलब हम डॉक्टर के पास हम देखें ना, हम अगर कोई, मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर कोई एक लड़की है वो सुस्ती में पड़ी हुई है, उसका दिल नहीं चाहता काम करने को, वो थोड़ी सी मोटी हो रही है, तो माँ क्या कहेगी, देखो ये काम नहीं करती इसलिए ये मोटी हो रही है, ये इसको काम, इस पर काम में दिल नहीं लगता, इसको साइकोलॉजिकल इशू। लेकिन अगर आप जाके उसको डॉक्टर के पास दिखाएं, हो सकता है उसका थायराइड का मसला हो सकता है उसको हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है जिसकी वजह से वो सुस्त हो गई, जिसकी वजह से उस पर मोटापा आ गया, ये तो दूसरी बहुत सी चीज़ें। तो आपकी बात सही है, खाली कोई कंजेनिटल बीमारियों के लिए नहीं, डॉक्टर से रुजू करना तो छोटी छोटी बात के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जी जो आपका जो टॉपिक है आज का कज़न मैरिजेस के हवाले से, तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कज़न मैरिजेस में ज़्यादा हो जाती हैं।
तो हम उनको डायग्नोस कर सकते हैं। और हम अक्सर ये देखते हैं कि जब एक खातून एक्सपेक्टिंग है तो डॉक्टर हिस्ट्री पूछते हैं, कज़न मैरिज तो नहीं है, और समटाइम्स कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो डिस्कस की जाती हैं, और वो फिर पता ही चलता है बिकॉज कज़न मैरिज है तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं। एक तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, कैसे टैकल किया जाए इनको? देखिए, जब हम हमारे पास क्या है कि प्रेगनेंसी हुई और कि जी अभी डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, जब 7वां 8वां महीना होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन इसमें यही होता है कि 2 महीने पे जो अल्ट्रासाउंड होता है, फिर 4 महीने पे जो अल्ट्रासाउंड होता है, तो उनमें बहुत सी बीमारियां खुदा न खास्ता बच्ची में हैं तो वो तशखीस हो जाती है। तो उसमें फिर वो टेस्ट होता है कि जी उसमें पेट से वो पानी निकाल के टेस्ट करते हैं, या मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड अगर हमें शक देता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, स्पाइनल कॉलम के डिफेक्ट होते हैं, या किसी के गुर्दे का मसला होता है तो पेट में पानी ज़्यादा आ जाएगा माँ के, तो वो एक मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। तो ये तभी पता चलेगा जब हम शुरू के स्टेज पे अल्ट्रासाउंड कराएंगे। वो हम अल्ट्रासाउंड लिखते ही इसीलिए अल्ट्रासाउंड फॉर फीटल वेलबींग, कि बच्चा ठीक है कि नहीं है। ये सेकंड मंथ में होता है? ये सेकंड मंथ में पहले हार्ट बीट के लिए होता है, फिर 4th मंथ में जो होता है वो होता है फॉर एनी कंजेनिटल एनामली। और ये जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या ये कज़न मैरिज में ज़्यादा देखी जाती हैं? ज़्यादा देखी गई हैं, इसलिए ज़्यादा टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। हार्ट की डिजीजेस, न्यूरल डिफेक्ट्स, थैलेसीमिया, ये जो बीमारियां हैं ये कज़न मैरिजेस में ज़्यादा देखी गई। तो इवन अब देखें, अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जिसका होंठ कटा हुआ है या कोई ऐसी बीमारी, तो वो अंदर ही पेट के अब सर्जरी आ गई है, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है ना, बहुत अर्ली स्टेज पे ठीक हो जाता है। बहुत अर्ली स्टेज में ठीक होता है। या अगर उनको पता चले कि ये बच्चा अगर डिलीवर होगा तो ये उसकी ना अपनी ज़िंदगी होगी बल्कि वो माँ, तो उसको हम अबॉर्शन करा सकते हैं, क्लिनिकल ग्राउंड्स पे हम उसको अबॉर्ट करवा सकते हैं, बजाय इसके कि उस मोहताज बच्चे को जन्म दिया जाए। एक बिल्कुल आखिरी सवाल बताइएगा, सिस्ट और फेब्रॉइड्स, रसौलियाँ वगैरह, ये इसकी डायग्नोसिस तो जब कभी किसी और प्रॉब्लम के तहत या प्रेगनेंसी के तहत होगा, अल्ट्रासाउंड तभी होगा, ये थोड़ा सा बताएंगे क्विकली इसके ऊपर? अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए लड़कियों को? देखिए, अल्ट्रासाउंड करवाते नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर उसको कोई तकलीफ हो रही है या उसके साइकिल में कोई इरेगुलरिटी हो रही है तो फिर वो अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ थी, सेहत से जुड़े कुछ मसाइल हमने आज मुंतखब किए, कज़न मैरिजेस हों या शादी से पहले कोई एक आधा टेस्ट ज़रूरी होता है, ये हो, इस पर आज हमने बात की। लेकिन सेहत के मसाइल पर ही हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल के अमराज हों, ब्लड प्रेशर, टीबी, हेपेटाइटिस बी या सी, पाकिस्तान के अवाम को इन बीमारियों ने जैसा लगता है घेर लिया है। क्योंकि सरकारी इदारा शुमार के मुताबिक मुल्क में हर 3 अमवात में से 1 दिल की बीमारियों के बाइस होती है। मुल्क का एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि ब्लड प्रेशर के मरज में मुब्तला है। पाकिस्तानियों का दिल कमजोर हो गया। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत ने परेशानियों को भी बढ़ा दिया। तभी तो मुल्क का बड़ा तबका ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हो गया। ये सब हम नहीं, सरकारी दस्तावेजात बता रही हैं, जिसके मुताबिक हर 3 अमवात में से 1 दिल की बीमारियों के बाइस होती है। यही नहीं, 46% आबादी ब्लड प्रेशर का शिकार है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद को टीबी का मरज भी खा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान टीबी से मुतासरा ममालिक में 5वें नंबर पर आ गया है और सालाना 5,18,000 अफराद टीबी का शिकार हो रहे हैं। हर 10वां शख्स हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारी में मुब्तला है। यहाँ ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि मुल्क में 2,46,00,000 अफराद तंबाकू नोशी करते हैं। इसी सब पर बात करेंगे। समा की नुमाइंदा अरहम खान हमारे साथ हैं, हमको ज्वाइन कर चुकी हैं। अरहम, बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं, दवाओं की कीमतें लगता है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की बीमारियां हों, इनकी दवाएं हों, हार्ट की दवाएं हों, सारी की सारी कीमतें बीमार आदमी को मज़ीद बीमार करने के लिए काफ़ी हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम किरण और शोएब, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। वाकई बहुत ख़तरनाक जो है वो इंकशाफात सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट अभी आप लोगों ने भी देखी और नाजरीन ने भी देखी होगी कि ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें सुनने को हमें मिल रही हैं जो पहले हम नहीं सुनते थे। अब जिस तरह से यंगस्टर्स में 26% ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। पहले हम सुनते थे कि बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार होते थे, अब यंगस्टर्स जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हैं। और टीबी
जिसका इलाज भी मुमकिन है, आप इलाज करवा सकते हैं। और 5वें नंबर पर आ गया है पाकिस्तान उन ममालिक में जिधर टीबी सबसे ज़्यादा है। मसला ये है कि सहूलियात का फुकदान है, लोगों में आगाही नहीं है सेहत के हवाले से, हाइजीन के हवाले से, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल रही लोगों को। पानी जो है वो बहुत गंदा है, हम जो खा रहे हैं वो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, हम वो चीज़ें खा रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेहत के मसाइल जन्म दे रहे हैं। इसके अलावा अद्वियात की कीमतों की बात की तो जो दवाइयाँ हमें एक तो मिलती नहीं हैं, जब हम जाते हैं वहाँ पर, मैं खुद भी गई हूँ, मैंने मेडिकल स्टोर से देखी हैं, वहाँ पे जाके पता किया है, तो बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जो हमें नहीं मिल रही, और अगर मिल भी रही हैं तो उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। एक डॉक्यूमेंट भी है, वो आप लोगों के पास भी होगा, अगर वो हम अपने नाजरीन को दिखाएं तो उसके मुताबिक 2005 और अब 2018 में वो जो कीमतें खाम माल की जो कम हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 700% तक जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं। लेकिन अभी हम मार्केट में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि कीमतों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कीमतें उसी तरह से दवाइयों की महंगी हैं जो कि लोगों की पहुंच से दूर हो रही हैं। अब जिस तरह से 2005 में अगर हम ब्लड प्रेशर की दवा की कीमत के खाम माल की बात करें तो वो 6 लाख रुपए थी, और 2018 में ये खाम माल जो था वो $270 में हमने इंपोर्ट किया था, जो वाज़े फ़र्क है कीमतों में, जिसकी वजह से हम सबको पता है कि कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कीमतें कम नहीं हो रही। ठीक है अरहम खान, बहुत शुक्रिया, आपने ब्रीफ हमको कि कीमतें कम नहीं हो रही, उन दवाओं की कीमतें भी कम नहीं हो रही कि जिनका रॉ मटेरियल उसका 30% ही सही लेकिन पाकिस्तान में है। दवा मिलना मुश्किल, इलाज उससे ज़्यादा मुश्किल, पैसे कमाना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल, सब कुछ बहुत महंगा, लेकिन सस्ता क्या है, सिर्फ ज़िंदगी। ऐसे ही लगा कम से कम कराची की सूरत हाल को तो देखते बिल्कुल ऐसा लगता है कि जान बहुत सस्ती हो चुकी है। जब हम बाहर निकलते हैं तो अब तो सबको ये करना चाहिए कि जब बाहर निकलें तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लें। समा के प्रोग्राम 7 से 8 के एंकर पर्सन किरण नाज ने फिर एक जुल्म पर सदाए एहतजाज बुलंद कर दी। 19 माह के एहसन की अलमनाक मौत पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली कि अब इस शहर में कोई महफूज नहीं है, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी अब अपने प्यारों को जब घरों से रुखसत करें तो उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दें, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई किसी अंधी गोली का निशाना ना बन जाए। और इस एहतजाज को आप भी ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं कि आप भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर किरण नाज की तरह अपना एहतजाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। मैं हूं किरण नाज, मैं स्टूडियो में हूं और यकीनन नाजरीन हैरान होंगे कि स्टूडियो में मुझे इस बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत क्यों पेश आ गई। मेरे शहर में एक मसला इतना बढ़ गया है कि बस अब मुझे इसके अलावा कोई दूसरा हल ही दिखाई नहीं दिया। जिस माँ का 19 माह का लाल उसके सामने उसके सबसे बड़े मुहाफिज उसके बाप की गोद में गोली लगने से मर जाए, जहां वो खुद को हर तरह से महफूज समझ रहा था, मासूम बच्चे का कसूर क्या था, ये सवाल उसके माँ बाप बिलक बिलक कर पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा। अब हर माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों समेत इस शहर में घर से बाहर निकले तो ये जैकेट पहन कर निकले। मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती उन पुलिस अफसरान को कि जिनका निजाम फरसूदा बदबूदार 100 साल पुराना है, जिसे जंग नहीं बल्कि इस निजाम में कीड़े पड़ चुके हैं। कुछ नहीं कहना उन सियासतदानों को जिन्हें पुलिस इस्लाहात करनी है लेकिन जाती झगड़ों में फंसे हुए हैं। ये मेरी तरफ से एक अलामती एहतजाज है और मैं हर उस तबके से गुजारिश करती हूँ जो इस निजाम को बदलना चाहता है, वो पुरअमन तरीके से मेरे इस अलामती एहतजाज का हिस्सा बने। और अभी हमें लेना है एक मुख्तसर सा वक्फा और उसके बाद आपको मिलवाएंगे आबदा परवीन जैसी शख्सियत से।
शाह हाजत रवा मौला 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 मौला। एक अल्लाह कोलों मैं डरदी, एक मौला कोलों मैं डरदी, माही यार दी गड़ोली भरदी, सुन यार दी गड़ोली भरदी, माही यार दी गड़ोली भरदी, सुन यार दी गड़ोली भरदी। एक अल्लाह कोलों मैं डरदी, एक मौला कोलों मैं डरदी, माही यार दी गड़ोली भरदी, सुन यार दी गड़ोली भरदी, माही यार दी गड़ोली भरदी, सुन यार दी गड़ोली भरदी। हुसैन अली दा जाया पारी उम्मत दा सिर ते छाया मैं बांदी शाह है दर्दी, मैं गोली शाह है दर्दी, माही यार दी गड़ोली चड़कड़ा झूम चड़कड़ा चड़कड़ा झूम चड़कड़ा चड़कड़ा झूम चड़कड़ा चड़कड़ा झूम चड़कड़ा चड़कड़ा झूम साया दा तेरी कतन वाली जीवे कतन वाली जीवे कतन वाली जी लड़ियां वटन वाली जीवे झूम चड़कड़ा चरखा बोले साईं साईं बातन बोले तू चरखा बोले ओ बोले चरखा बोले साईं साईं बातन बोले तू कहे हुसैन फकीर निमाणा कहे हुसैन फकीर निमाणा मैं नहीं सब तू क्या बात, वाह वाह वाह। वैसे ही अकीदत, बेनियाजी और दर्द के रंग हैं आपकी आवाज़ में। आबिदा परवीन जैसे तहसीन सकीना, वेलकम टू नया दिन। आपने तो घुमा के रख दिया। इतने सारे लोग आपसे इतना प्यार करेंगे, इतने फ़ैन बन जाएंगे आपके, ऐसा सोचा था? बहुत शुक्रिया। बस सोचा था क्योंकि मौला से मांगते हैं तो उनके आगे तो कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो मिल ना सके, तो सोचा था इसलिए मौला ने पूरे कर दिए। और से आबिदा परवीन को सुन रही हैं, कब से उनकी फ़ैन है? जी मैं बचपन से उनकी फ़ैन हूँ और बचपन से उनको सुन रही हूँ और बहुत बड़ी उनकी फ़ैन भी हूँ और बड़ी अकीदत है मेरी उनके साथ। मुलाकात हुई है कभी? जी जी बात होती रहती है और इसके अलावा इसी माह में 2-3 दिन के बाद मेरी उनसे मुलाकात भी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और 3 साल से गालिबन आप रियाज भी कर रही हैं, आप सीख भी रही हैं, और क्या क्या महसूस होता है जब पहला कमेंट ये मिलता है, और मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मिलता होगा कि
आपकी अपीयरेंस, आपका अंदाज और आपकी आवाज़ आबदा परवीन जैसी? बस बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी मिलती है और मौला से दुआ करते हैं कि मौला इसी तरीके से और इससे अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ज़रूर। और अगर हम फरमाइश करें कुछ और सुनने की, और अगर मैं फरमाइश करूं, अरे लोगो, तुम्हारा क्या? सवाल एक कर लूं मैं? कर लें पहले सवाल। पहले मैं, ख्वाहिश तो मेरी बाद में होगी, कोई बात नहीं। ये बताएं, कभी उनके सामने बैठ के आपने गाना गाया है? कभी ऐसा मौका मिला? जी अभी नहीं मौका मिला और इंशाल्लाह बहुत जल्द मौका मिलने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब मेरी ख्वाहिश, अरे लोगो। जी जरूर। बात फैले दामन मुर्तजा, मैं बताऊं कि मुझे क्या मिला, के अली मिले तो नबी मिले, जो मिले तो खुदा मिला। अरे लोगों, अरे लोगों, तुम्हारा क्या, तू मिला भी है, तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना, तू सनम भी है, तू खुदा भी है, तेरा क्या कहना। अरे लोगों, अरे लोगों, तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। अरे लोगों, मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने, मैं जानूं मेरा मौला जाने। अरे लोगों, अरे लोगों, तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा मौला जाने, मैं जानूं मेरा हादी जो सर मांगो तो हाजिर हूँ, जो सर मांगो, जो सर मांगो, जो सर मांगो तो बेसर हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ। मुख मोड़ूं, मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ, मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ। मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा मौला जाने, मैं जानूं मेरा हादी जाने, मैं जानूं मेरा हादी जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने, मैं जानूं मेरा मौला तहसीन सकीना, मेरी उस लिस्ट का क्या होगा जो मैंने बनाई थी? यार को हमने जा बजा देखा, हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों। और पहले ही शोएब ने मुझसे कह दिया था कि धमाल के बगैर बात नहीं बननी, तो फिर ठीक है, धमाल हो जाए प्लीज। हो जाएगा।
वयम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तदा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिदानम के सगे कुए शेर याज़ना मौला मौला जीवे मौला लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हुसैनी लाल कलंदर फकी शाहबाज कलंदर ओ मस्तो मस्त कलंदर अली रग रग दे अंदर अली दा पहला नंबर हुसैनी लाल कलंदर फकी शाहबाज कलंदर ओ मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर मौला चारे चराग तेरे बड़न हमेशा चारे चराग तेरे बड़न हमेशा पंजवा में बाल आया बाला झूले लाल हो पंजवा में बाल